हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों को फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ द पिलर के फैक्टर ऑफ सेफ्टी के संबंध में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। फैक्टर ऑफ सेफ्टी से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और इसके बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो व्हाट इज फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ पिलर? इट इज़ द रेशियो ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द पिलर टू द लोड एक्टिंग ऑन द पिलर। यह है पिलर के स्ट्रेंथ का उस पर कार्य कर रहे, उस पर अप्लाई हो रहे, लग रहे लोड का रेशियो है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू स्ट्रेंथ ऑफ पिलर डिवाइडेड बाई लोड एक्टिंग ऑन द पिलर। फैक्टर ऑफ सेफ्टी जितना अधिक रहता है वह सुरक्षा के लिए उतना ही अधिक अच्छा रहता है। स्ट्रेंथ ऑफ पिलर जितना ज़्यादा रहेगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी उतना ही अधिक रहेगा, और स्ट्रेंथ ऑफ पिलर जितना कम रहेगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी उतना ही कम रहेगा, क्योंकि उसमें जो लोड काम कर रहा है, जो राख है, जो कोल पिलर है, कोल पिलर के ऊपर जो राख है उसका जो लोड है उसमें अपना कोई कंट्रोल नहीं है। और लोड जितना एक्ट करेगा उतना करेगा ही, उसको कम किया नहीं जा सकता है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी को बढ़ाने का सिर्फ एक ही रास्ता रह जाता है, वो है पिलर का स्ट्रेंथ बढ़ाना। तो पिलर का जो स्ट्रेंथ है किन किन चीज़ों से प्रभावित होता है, किन चीज़ों से कम होता है और किन चीज़ों से अधिक होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जो पिलर का स्ट्रेंथ होता है, पिलर का साइज ऑफ द पिलर का साइज जितना अधिक रहता है उतना अधिक ही पिलर का स्ट्रेंथ होता है। साइज ऑफ द पिलर, पिलर का साइज अधिक होने से पिलर का स्ट्रेंथ अधिक रहता है। जो हम डेवलपमेंट करते समय गैलरी चलाते हैं, वो गैलरियाँ जितना कम चौड़ी रहती हैं उतना अधिक पिलर का स्ट्रेंथ रहता है। उस पर जो लोड एक्ट करता है राख का, पिलर के ऊपर के राख का, वो कम रहता है। अपना स्ट्रक्शन एरिया कम होने के कारण प्रेशर पिलर पर कम रहता है। इसलिए जो गैलरी डेवलपमेंट करते समय चलाते हैं उन गैलरियों का विड्थ कम होना चाहिए। पिलर का साइज, पिलर को स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए पिलर का साइज अधिक होना चाहिए। और जो पिलर का जो स्ट्रेंथ है यह खान के एटमॉस्फेयर पर भी डिपेंड करता है, और इससे जो गैस निकलती है वो भी पिलर के स्ट्रेंथ को प्रभावित करता है। जहाँ जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस होते हैं वहाँ पिलर का स्ट्रेंथ कम होता है, वीक होता है, वहाँ अधिक साइज का पिलर रखना पड़ता है। और नेचर ऑफ द रूफ एंड फ्लोर, अगर हमारा रूफ स्ट्रांग होगा तो जो पिलर के कॉर्नर होंगे, कॉर्नर में अधिक क्रशिंग होगा, और फ्लोर अगर हमारा कमज़ोर होगा तो क्रीपिंग होता है, फ्लोर क्या है ऊपर उठ जाता है। इसलिए उस समय पिलर अधिक साइज का रखना पड़ेगा। तो पिलर के अधिक स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए ये ज़रूरी है कि रूफ अधिक स्ट्रांग ना हो और फ्लोर अधिक कमज़ोर ना हो। स्ट्रांग फ्लोर और रूफ मीडियम हार्ड होना चाहिए, तब पिलर की स्ट्रेंथ अधिक रहता है। और जो एक पांचवा जो मेन फैक्टर है वो है टाइम डिपेंडेंट स्ट्रेन। इट इज़ मेन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। जब पिलर का डेवलपमेंट हो जाता है तो लोड, पिलर पर लोड जो एक्ट कर रहा है वही रहता है, लेकिन समय के साथ में स्ट्रेन बढ़ता जाता है। लोड कांस्टेंट रहता है, फिर भी जैसे जैसे समय गुजरता जाता है तो समय के साथ स्ट्रेन बढ़ता जाता है और ये स्ट्रेन पिलर को कमज़ोर करता जाता है। इसको टाइम डिपेंडेंट स्ट्रेन कहते हैं। इसलिए पिलर को फॉर्म करने के बाद उसका डिप्लेरिंग जल्दी करना, जितना जल्दी कर लेंगे उतना अच्छा रहेगा, वरना जितना समय गुजरता जाएगा उतना ही पिलर अपना कमज़ोर होता जाएगा। और ये टाइम डिपेंडेंट स्ट्रेन के कारण होता है, क्योंकि स्ट्रेन समय के साथ क्या है, ये टाइम डिपेंडेंट स्ट्रेन बढ़ता जाता है।
तो इस प्रकार से मैं जो बताया कि पिलर के स्ट्रेंथ को कौन कौन चीज़ें प्रभावित करती हैं, पिलर के स्ट्रेंथ को कैसे इंक्रीज किया जा सकता है, ये मैंने आपको बतलाया। और जो अपनी जो गैलरी बनाते हैं, गैलरी का साइज़ कम तो होना भी चाहिए, लेकिन जो गैलरी का सपोर्ट सफिशिएंट करना चाहिए, और जहाँ तक हो सके उसको पॉजिटिव सपोर्ट से सपोर्ट करना चाहिए। जितना गैलरी में सपोर्ट करेंगे उससे क्या है, पिलर में जो लोड पड़ेगा ऊपर की राख का वो कम हो जाएगा और पिलर का स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। इस प्रकार से फैक्टर ऑफ सेफ्टी पिलर के स्ट्रेंथ को बढ़ा करके बढ़ाया जा सकता है। जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि हम पिलर के स्ट्रेंथ को और पिलर में लगने वाले लोड को जो कैलकुलेट करते हैं तो उसमें कुछ हमसे एरर्स होती हैं, गलतियां होती हैं। उन एरर को कंपनसेट करने के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी की ज़रूरत पड़ती है, अर्थात इस पिलर का स्ट्रेंथ पिलर में लगने वाले लोड से अधिक होना चाहिए, जिससे अगर हम लोड को कैलकुलेट करने में कुछ गलती कर जाते हैं, जितना लोड लग रहा है उससे कम लोड कैलकुलेट करते हैं, या स्ट्रेंथ ऑफ पिलर का स्ट्रेंथ जितना है उससे क्या है कि अधिक कैलकुलेट कर लेते हैं, तो हमारा पिलर जो है फेल हो सकता है। इसलिए इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी की आवश्यकता पड़ती है। सामान्यतः 1.75 फैक्टर ऑफ सेफ्टी पर्याप्त माना जाता है, परंतु फिर भी अधिक प्रिकॉशंस लेने के लिए इसको 2.2 और 2.4 के बीच में रखा जाता है। अगर हम डिस्ट्रिक्ट को पैनल बना करके चलाते हैं, पैनल बनाते हैं और पैनल बैरियर रखते हैं, तो उस कंडीशन में जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है उसको कम ही रखा जा सकता है, क्योंकि पैनल बैरियर बनाने से जो पिलर के राख का है, राख का जो सुपरिनकम्बेंट स्ट्राटा है उसका प्रेशर बैरियर के पिलर पर डाइवर्ट हो जाता है, और उसमें क्योंकि डेवलपमेंट गैलरी चली नहीं होती है, काफ़ी स्ट्रांग रहता है, और जो पैनल के अंदर जो पिलर रहते हैं उनको केवल इमीडिएट रूफ को ही सपोर्ट करना पड़ता है। इस प्रकार से कम फैक्टर ऑफ सेफ्टी से भी, कम स्ट्रेंथ के पिलर से भी काम को उसमें क्रशिंग वगैरह नहीं होता है। तो इस प्रकार से मैंने फैक्टर ऑफ सेफ्टी के बारे में आप लोगों को बताया। इसमें जो मेन चीज़ है टाइम डिपेंडेंट स्ट्रेन, ये परीक्षा में आ चुका है कि पिलर के स्ट्रेंथ को कौन चीज़ बढ़ने से, क्या चीज़ होने से समय के साथ उसका स्ट्रेंथ कम होता है, तो होता है टाइम डिपेंडेंट स्ट्रेन। समय जैसे बढ़ेगा टाइम डिपेंडेंट स्ट्रेन बढ़ता जाएगा और पिलर को कमज़ोर करता है। तो इस तरह से मैंने फैक्टर ऑफ सेफ्टी के बारे में आप लोगों को काफ़ी कुछ बतलाने का प्रयास किया। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू स्ट्रेंथ ऑफ पिलर डिवाइडेड बाई टोटल लोड एक्टिंग ऑन द पिलर। स्ट्रेंथ ऑफ पिलर, जो पिलर का स्ट्रेंथ होता है उसको कैलकुलेट करने के लिए अपने पास 3 फार्मूले हैं। पहला फार्मूला है जो सलमान और मुनरो के द्वारा दिया गया था, साइंटिस्टों के द्वारा। उसके आधार पर स्ट्रेंथ ऑफ द पिलर एस इज इक्वल टू 7.2 इंटू डब्ल्यू की पावर 0.46 डिवाइडेड बाई एच की पावर 0.66 होता है, मेगा पास्कल होता है। अब इसमें जहाँ एस क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ द पिलर इन मेगा पास्कल, डब्ल्यू इज द विड्थ ऑफ द पिलर इन मीटर, एंड एच इज द हाइट ऑफ द पिलर और हाइट ऑफ द गैलरी इन मीटर। तो इस फार्मूला में अगर हम डब्ल्यू को मीटर में लेते हैं, एच को मीटर में लेते हैं, डब्ल्यू की पावर 0.46 रखते हैं और एच की पावर 0.66 रखते हैं, तो इसमें जो हमारा जो प्रेशर आएगा वो मेगा पास्कल में आएगा। ये सलमान और मुनरो के द्वारा दिया गया फार्मूला था। दूसरा फार्मूला है जो काफ़ी कैलकुलेट करके निकाला गया है, वो है स्ट्रेंथ ऑफ पिलर एस इज इक्वल टू 73 इंटू डब्ल्यू की पावर 0.46 डिवाइडेड बाई एच की पावर 0.66।
where S is equal to strength of the pillar in kg per square centimeter, W width of the pillar in meter and H is the height of the pillar in meter. इन दोनों फार्मूला में सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि यहाँ पर 7.2 है और यहाँ पर 73 है। 7.2 की जगह 73 ले लेने से जो पिलर का जो स्ट्रेंथ है kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर में आ जाता है। अगर 7.2 रखते हैं तो इसमें पिलर का जो स्ट्रेंथ है मेगा पास्कल में आता है। एक तीसरा फार्मूला भी है पिलर के स्ट्रेंथ को निकालने का, वो है इफ S इक्वल टू K इंटू W की पावर 0.46 डिवाइडेड बाई H की पावर 0.66 में अगर S क्या है स्ट्रेंथ ऑफ द पिलर इन पाउंड पर स्क्वायर इंच, S is equal to strength of the pillar in pound per square inch and K is the constant, which is equal to 1320 pound per square inch. W is the width of the pillar in feet and H is the height of the pillar, it is also in the feet. तो इस प्रकार से K की स्थान पर जो कांस्टेंट है हम 1320 पाउंड पर स्क्वायर इंच लिखते हैं और W की जगह पर हम विड्थ ऑफ द पिलर लिखते हैं, फीट में लिखते हैं और हाइट ऑफ द पिलर को भी हम अगर फीट में लिखते हैं तो इसमें जो स्ट्रेंथ ऑफ पिलर आती है पाउंड पर स्क्वायर इंच में आती है, मतलब मीन्स PSI में आता है। तो इस प्रकार से पिलर के स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करने के लिए अपने पास 3 फार्मूले हैं और इन फार्मूलों को अपनी अपनी जगह पर उपयोग किया जाता है। जब हम लोड एक्टिंग ऑन द पिलर पर एक्ट करने वाले लोड किस यूनिट में आता है उस यूनिट को देखते हुए इन पिलर की यूनिट का हम उपयोग करते हैं। अब मैं आप लोगों को लोड एक्टिंग ऑन द पिलर के बारे में बतलाऊंगा। लोड एक्टिंग ऑन द पिलर, इसका लोड एक्टिंग ऑन द पिलर P, इसका फार्मूला है इट इज इक्वल टू Y इंटू D इंटू 1/1 माइनस R, जहाँ पे Y यूनिट वेट ऑफ द रॉक होता है, 1 क्यूबिक मीटर रॉक का वेट होता है। D डेप्थ ऑफ द कोर सीम, डेप्थ ऑफ द पिलर फ्रॉम द सरफेस होता है और R क्या है स्ट्रेक्शन रेशियो होता है। R जो स्ट्रेक्शन रेशियो होता है उसको कैलकुलेट करने के लिए मैं इस फिगर का सहायता लूँगा। इसमें ये जो दिखाया गया है ये सेंटर टू सेंटर पिलर है, ये O पिलर है जिसको क्या है जो जब गैलरी डेवलप नहीं की गई थी ये उस समय था। गैलरी को डेवलप करने के बाद जो पिलर बचता है वो ये पिलर है या छाया वाला ये पिलर है। जब हम स्ट्रेच कर लेते हैं तो अपने पास जो स्ट्रेक्शन एरिया होता है जहाँ से हम कोला निकाल लेते हैं वो एरिया ये रहता है। जहाँ से कोला निकाल लिया जाता है उसको ट्रिब्यूटरी एरिया बोला जाता है, TRIBU ट्रिब्यूटरी एरिया। इस एरिया को ट्रिब्यूटरी एरिया बोला जाता है। अगर इसके इस एरिया में अगर हम इस एरिया को डिडक्ट कर देते हैं तो ये ट्रिब्यूटरी एरिया आ जाता है।
अब सपोज कर लीजिए कि इसका लेंथ या विड्थ दोनों बराबर है, क्योंकि स्क्वायर शेप पिलर है। इसका अगर लेंथ ए है इस पिलर का, और जो गली चली हुई है उसका लेंथ, टोटल लेंथ इसका बी है, तो इसका हाफ का लेंथ b/2 हो जाएगा। तो जो पिलर ये वाला जो बाहर वाला पिलर जो सेंटर टू सेंटर पिलर है, उसकी जो लंबाई हो जाएगी a प्लस b/2 प्लस b/2, अर्थात ये बराबर हो जाएगा a प्लस बी के, क्योंकि ये डिस्टेंस b/2 के बराबर है, ये डिस्टेंस b/2 के बराबर है, ये a के बराबर है। तो a प्लस b/2 प्लस b/2 जोड़ेंगे तो a बराबर हो जाएगा a प्लस बी के। इस प्रकार से सेंटर टू सेंटर पिलर का लेंथ a प्लस बी हो जाएगा, और इसका विड्थ भी a प्लस बी होगा, क्योंकि ये स्क्वायर शेप्ड पिलर है। तो इस प्रकार से जो सेंटर टू सेंटर पिलर है उसका एरिया हो जाएगा a प्लस बी का स्क्वायर, और जो ये पिलर जो बचा हुआ है इसका लेंथ a है और विड्थ भी a है, इसका एरिया हो जाएगा a स्क्वायर। तो जो स्ट्रक्चर है, जो ट्रिब्यूटरी एरिया है जहाँ से कोयला निकाला गया है, वो a प्लस बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होगा। तो जब ये अपना एरिया ये था a प्लस बी स्क्वायर, जब एरिया था, जब एरिया a प्लस बी स्क्वायर था, तब एक्सट्रैक्शन कितना किया गया, a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। इसलिए जब यूनिट एरिया होगा, यूनिट एरिया में कितना एक्सट्रैक्शन किया जाएगा, a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर अपान a प्लस बी का स्क्वायर। क्योंकि जब a प्लस बी स्क्वायर एरिया था, ये जो सेंटर टू सेंटर पिलर है, इतना एरिया था सेंटर टू सेंटर a प्लस बी स्क्वायर, तब एक्सट्रैक्शन कितना हुआ, a प्लस बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। इस एरिया में हमने इस एरिया को हमने माइनस कर दिया, तो ये जिस एरिया से कोयला निकाला है वो एरिया आ जाएगा। तो जब सेंटर टू सेंटर पिलर का एरिया a प्लस बी स्क्वायर था, तब हमने कोयले का एक्सट्रैक्शन a प्लस बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर किया। जब इकाई एरिया होगा, यूनिट एरिया होगा, तब एक्सट्रैक्शन कितना होगा, a प्लस बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपान a प्लस बी स्क्वायर। इसको एक्सट्रैक्शन रेशो बोला जाता है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई R। सो R इक्वल टू a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर अपॉन a प्लस बी का स्क्वायर। सो इट विल बी इक्वल टू a प्लस बी का स्क्वायर अपॉन a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन a प्लस बी का स्क्वायर। ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे और ये बराबर हो जाएगा 1 माइनस a स्क्वायर अपॉन a प्लस बी का स्क्वायर। R की इस वैल्यू को हम एक्सप्रेशन 1/1 माइनस R में, जो ये इस फार्मूला का जो ये भाग है, इसमें हम रिप्लेस करते, इसमें रखते हैं। तो 1/1 माइनस R ये बराबर हो जाएगा 1/1 माइनस R की वैल्यू ये है, इसको कोष्टक के अंदर रखते हैं 1 माइनस a का स्क्वायर अपान a प्लस बी का स्क्वायर। इतना हो जाएगा। इट विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 होगा जब कोष्टक को तोड़ेंगे, प्लस a का स्क्वायर अपॉन a प्लस बी का स्क्वायर। प्लस माइनस दोनों कट जाएंगे और ये बराबर हो जाएगा 1 अपॉन a का स्क्वायर अपॉन a प्लस बी का स्क्वायर, अर्थात 1/1 माइनस R ये बराबर हो जाएगा 1 अपॉन a का स्क्वायर अपॉन a प्लस बी का स्क्वायर। बीच की लाइन है, ये बराबर हो जाएगा a प्लस बी का स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। इस प्रकार से हमारा जो ये फार्मूला है, ये लोड एक्टिंग ऑन द पिलर P विल बी इक्वल टू y इंटू d इंटू a प्लस बी का स्क्वायर अपॉन
ए का स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। ए प्लस बी का स्क्वायर, ये सेंटर सेंटर पिलर का एरिया है। ए स्क्वायर गैलरी को डेवलप करने के बाद जो पिलर बचता है उसका एरिया है। अब मैं आपको इस फार्मूला पर आपको विश्लेषण करना चाहूँगा कि ये जो लोड आता है ये बाद में आता है टन पर स्क्वायर मीटर, y इंटू डी इंटू ए प्लस बी स्क्वायर अपान स्क्वायर, ये टन पर स्क्वायर मीटर में आता है। टन पर स्क्वायर मीटर में कैसे आता है मैं आप लोगों को इसके बारे में एक्सप्लेन करूँगा। जब हम गैलरी का डेवलपमेंट नहीं किए थे तो जो हमारा ये सेंटर टू सेंटर पिलर है इस पर जो राख का जो वेट पड़ रहा था उसका भी एरिया उतना ही था जितना इसका था। अर्थात जब डेवलपमेंट नहीं किए थे तो अपने पिलर का जो एरिया था ए प्लस बी का स्क्वायर था, और जो राख था जिसका वेट इसके ऊपर पड़ रहा था उसका भी एरिया क्या था, ए प्लस बी स्क्वायर था। जब हमने गैलरी को डेवलप कर लिए तो ये यहाँ से पूरा जो हमने निकाल लिया, जो हमारा पिलर बचता है उसका जो लेंथ है ए है और विड्थ भी है, उसका एरिया क्या हो जाता है, ए स्क्वायर हो जाता है। लेकिन जो राख है पिलर के ऊपर जो राख है उसका एरिया वही रहता है। अर्थात ए स्क्वायर एरिया में ए प्लस बी स्क्वायर राख का वेट पड़ता है। राख का वेट पड़ता है। अब इसमें देखिएगा ये जो इस फार्मूले को मैं इधर लिख लेता हूँ, इस साइड में लिख लेता हूँ, P इज इक्वल टू वाई इंटू डी इंटू ए प्लस बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए का स्क्वायर। तो इसमें आप देखेंगे कि जो राख जो अपना है ए प्लस बी स्क्वायर, जो इस पिलर पर जो वेट पड़ रहा है, ये जो पिलर है गैलरी को डेवलप करने के बाद में पिलर हमारा इतना बच जाता है, इतना बचता है, परंतु राख जो पिलर के ऊपर में है राख का जो एरिया है वो कन्वर्ट नहीं होता, उतना ही रहता है। पहले राख का जो एरिया था ए प्लस बी स्क्वायर और पिलर का भी एरिया था ए प्लस बी का स्क्वायर, परंतु अब क्या है, पिलर का एरिया ए स्क्वायर शेष बचा है और राख जो उसके ऊपर में है उसका एरिया ए प्लस बी स्क्वायर है। तो इस प्रकार से ए प्लस बी स्क्वायर राख के एरिया का जो प्रेशर है वो ए स्क्वायर पिलर पर पड़ रहा है। अब जो राख का ए प्लस बी स्क्वायर का जो एरिया है वो अगर हम डेप्थ जो सरफेस से जो पिलर की डेप्थ है डी का अगर हम गुणा कर देते हैं जो कि एच के भी बराबर है, हाइट के बराबर है उसके राख के, तो जब हम डी का गुणा करते हैं विच इज इक्वल टू हाइट HIGHT हाइट ऑफ द कवर, हाइट ऑफ द कवर एबव द पिलर। तो जब हाइट का हम डी का गुणा कर देते हैं तो ये वॉल्यूम में कन्वर्ट हो जाता है। देन इट विल बी इक्वल टू डी ए प्लस बी का स्क्वायर इंटू डी, ये क्यूबिक मीटर हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यूबिक मीटर राख हो जाएगा। तो अर्थात अपने ए स्क्वायर जिसका हमारे जो पिलर का जो एरिया है ए स्क्वायर उसके एरिया पर ए प्लस बी स्क्वायर इंटू डी क्यूबिक मीटर राख का वेट पड़ रहा है। अब एक क्यूबिक मीटर राख का जो वेट है वो वाई टन है। यूनिट वॉल्यूम, यहाँ लिखना पड़ेगा, यूनिट वॉल्यूम का वेट अगर वाई टन है तो इतने वॉल्यूम का वेट कितना हो जाएगा, वाई का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस बी का स्क्वायर इंटू डी इंटू वाई टन हो जाएगा, इंटू वाई टन आ जाएगा। जब हमने हाइट का गुणा कर दिया तो वॉल्यूम में कन्वर्ट हो गया, हाइट हुई जो डेप्थ है क्यूबिक मीटर में हो गया। अब चूंकि एक क्यूबिक मीटर का वेट क्या है, वाई टन है, तो ए प्लस बी स्क्वायर इंटू डी क्यूबिक मीटर का वेट हो जाएगा, वाई का गुणा हो जाएगा तो ए प्लस बी स्क्वायर इंटू डी इंटू वाई, ये टन में आ जाएगा, इतना टन इसका वेट आ जाएगा।
इतने टन का वेट जो है ए स्क्वायर एरिया पर पड़ रहा है। तो इस प्रकार से ए प्लस बी का स्क्वायर इंटू डी इंटू वाई, ये टन होगा, इतना टन आएगा। इतने टन का वेट ए स्क्वायर पिलर के ए स्क्वायर एरिया पर पड़ रहा है। अर्थात ये हम दूसरे शब्द में बोल सकते हैं कि ए स्क्वायर एरिया में ए प्लस बी का स्क्वायर इंटू डी इंटू वाई टन का वेट पड़ रहा है। तो यूनिट एरिया में यूनिट एरिया में कितना वेट पड़ेगा? ए प्लस बी का स्क्वायर गुणे डी गुणे वाई अपॉन ए स्क्वायर, ये कितना पड़ेगा? टन पर स्क्वायर मीटर। तो इस प्रकार से जब इसको हम कैलकुलेशन करते हैं तो ये जो आता है y इंटू डी इंटू ए प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये टन पर स्क्वायर मीटर में आता है। अर्थात टन पर स्क्वायर मीटर प्रेशर हो जाता है, इसमें आता है। तो ये जो पहले से जो अपना फार्मूला जो बना हुआ था कि P इज इक्वल टू वाई इंटू डी इंटू 1/1 माइनस आर, ये जो फार्मूला है, इस फार्मूला में 1/1 माइनस आर लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोड एक्टिंग ऑन द पिलर का कैलकुलेशन आपको करना है तो आप y इंटू डी इंटू ए प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं। सेंटर पिलर का एरिया अपॉन एक्चुअल पिलर का एरिया, इसको गुणा कर देंगे तो ये ऑलरेडी टन पर स्क्वायर मीटर में आपका पिलर का स्ट्रेंथ आ जाएगा। अगर y टन पर क्यूबिक मीटर में दिया हुआ है तब, अगर उस दूसरे यूनिट में दिया है तो फिर दूसरा यूनिट आएगा। सपोज कर लेते हैं कि y टन पर क्यूबिक मीटर में दिया हुआ था, तो हम जब कैलकुलेट किए तो ये हमारा जो आ जाता है वो टन पर स्क्वायर मीटर में आ जाता है। या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं y इंटू डी इंटू ए प्लस बी का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये आता है टन पर स्क्वायर मीटर। तो मैं इस फार्मूला को एक सिद्ध करना चाहता था कि आखिर ये कैसे टन पर स्क्वायर मीटर में आता है, और जो हम इस फार्मूला को हम उपयोग करेंगे तो y इंटू डी इंटू 1/1 माइनस आर की जगह हम y इंटू डी इंटू ए प्लस बी का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का सीधे उपयोग कर सकते हैं। और ये फार्मूला आखिर कैसे आया, लोड एक्टिंग ऑन द पिलर कैसे कैलकुलेट करते हैं, और कैलकुलेट करने का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों का क्लियर किया। स्ट्रेंथ ऑफ द पिलर कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो मैं पहले बता चुका हूँ। और इसके बाद जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उससे और अधिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। कैसे एक यूनिट से दूसरी यूनिट में हम कन्वर्ट करते हैं जब स्ट्रेंथ ऑफ पिलर ऑलरेडी दिया रहता है। अगर मान लिया कि वो पास्कल में दिया हुआ है, तो जो हम लोड को कन्वर्ट करेंगे टन पर स्क्वायर मीटर में आएगा, टन को केजी में कन्वर्ट कर लेंगे, और केजी में जब केजी में आ जाएगा तो उसको 9.81 से गुणा कर देंगे तो अपना न्यूटन पर स्क्वायर मीटर अर्थात पास्कल में आ जाएगा। इस प्रकार से किस यूनिट में किसकी ज़रूरत है वो हम कन्वर्ट कर लेंगे, और जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा। तो मैं आप लोगों के सामने एक दो न्यूमेरिकल सॉल्व करने का प्रयास करूँगा, जिससे आप लोगों का फैक्टर ऑफ सेफ्टी को निकालने के लिए कैसे स्ट्रेंथ ऑफ पिलर को निकालते हैं, कैसे लोड एक्टिंग ऑन द पिलर निकालते हैं, इसको मैं आपको न्यूमेरिकल के द्वारा अच्छे से क्लियर कर रहा हूँ। इसमें मैंने कैलकुलेट किया है। नाउ अगर प्रेशर ए प्लस बी स्क्वायर इंटू एच इंटू वाई
अपॉन ए स्क्वायर टन पर स्क्वायर में आ जाता है। जिसको केजी पर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो 1 टन बराबर 1000 kg होता है। 1000 का हम गुणा कर दे तो केजी पर स्क्वायर मीटर में आ जाता है। अब अगर इसको हमको पास्कल में कन्वर्ट करना है तो केजी पर स्क्वायर मीटर 1 किलोग्राम वेट इक्वल टू 9.81 पास्कल के होता है। जिसमें हम 9.81 का जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर में आ जाता है, पास्कल में आ जाता है। तो इस प्रकार से टन पर स्क्वायर मीटर जो हमारा प्रेशर था हमने केजी पर स्क्वायर मीटर कन्वर्ट कर लिया 1000 का मल्टीप्लाई करके। फिर चूँकि 1 किलोग्राम वेट इक्वल टू 9.81 न्यूटन के होता है तो हमने जब इसमें 9.81 का हमने मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो ये न्यूटन पर स्क्वायर मीटर में आ गया और न्यूटन पर स्क्वायर मीटर बराबर पास्कल के होता है। जिस प्रकार से टन पर स्क्वायर मीटर जो प्रेशर है वो पास्कल में कन्वर्ट हो गया। फिर इसको अगर मेगा पास्कल में कन्वर्ट करना है तो 10 की पावर -6 का गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, या 10 की पावर 6 का हम क्या के डिवाइड कर देंगे तो ये अपना मेगा पास्कल जैसे यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद में ये मिस्टेक हो गया है, ये आगे यहाँ पर होगा, ये होगा मल्टीप्लाइड होगा 1000 से इंटू 9.81 इंटू 10 की पावर -6 ये आ जाएगा मेगा पास्कल जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ये जिसको उधर होना चाहिए था इधर आ गया था, ये मेगा। इस प्रकार से टन पर स्क्वायर मीटर को हम केजी पर स्क्वायर मीटर, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, पास्कल में, मेगा पास्कल में हम किसी भी यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। और जो मैं पहला एक वीडियो आप लोगों को दिया था यूनिट कन्वर्शन का, उसमें ही मैंने डिटेल में आप लोगों को बतलाया था। ये ऑलरेडी मैं आप लोग बतला चुका हूँ। अब मैं आप लोगों को कुछ न्यूमेरिकल्स बतलाने का प्रयास करूँगा। मैं कुछ आप लोगों को न्यूमेरिकल्स बतला रहा हूँ क्योंकि न्यूमेरिकल से आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। परीक्षा में जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें लगभग 1 से 2 मिनट का टाइम मिलता है क्योंकि 150 क्वेश्चन करने पड़ते हैं और 1 से 2 मिनट से ज़्यादा एक क्वेश्चन के लिए टाइम मिलता नहीं है। तो जब परीक्षा में हल करिएगा तो उसमें जो मैं फार्मूला बतलाया हूँ कि ये मैंने फार्मूला पहले से बताया हूँ कि लोड को P इक्वल टू वाई इंटू डी इंटू ए प्लस बी का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, सीधा इसको रख करके इसको गुणा करके इसको अगर टन में दिया हुआ सीधा टन पर स्क्वायर मीटर में निकाल लीजिए। इसके बाद उसका जो स्ट्रेंथ ऑफ द पिलर निकाल लीजिए फार्मूला में रख करके कैलकुलेटर से, और इमीडिएट स्ट्रेंथ ऑफ पिलर में लोड को आप डिवाइड कर दीजिए और आपका 1 से 2 मिनट के अंदर में आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि एक क्वेश्चन में 1 से 2 मिनट का ज़्यादा टाइम नहीं मिलता। अगर आप किसी के बारे में बहुत डिटेल थ्योरी जानते हैं, बहुत कुछ जानते हैं और ज़्यादा टाइम ले रहे हैं तो आपके क्वेश्चन छूट जाएंगे। और इस परीक्षा का यही कमी है कि आपके पास समय नहीं मिलता है और आप क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। तो इसमें कम से कम 1 से 2 मिनट ज़्यादा लगना चाहिए। जैसे क्वेश्चन आता है तो आपको 1/1 - r वाले फार्मूला में जाना ही नहीं है। आपको सीधा y इंटू डी इंटू ए प्लस बी का स्क्वायर सेंटर पिलर का स्क्वायर, ये मैं थोड़ा बड़े में कर देता हूँ, y इक्वल टू पी इक्वल टू वाई इंटू डी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन, जैसे क्वेश्चन आपको देख लेते हैं तो उसमें y यूनिट वेट ऑफ द पिलर, उसको डेप्थ को और सेंटर पिलर को इसको गुणा कर देते हैं और उसमें जो बचा हुआ पिलर ए स्क्वायर का भाग देंगे तो ये जो कुछ भी आएगा ये अगर टन में दिया है तो टन में आ जाएगा, टन पर स्क्वायर प्रेशर में आ जाएगा। इसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ पिलर इमीडिएट आप निकाल लीजिए और इस 73 वाले फार्मूला को लगा कर केजी पर स्क्वायर सेंटीमीटर में, और फिर दोनों को एक यूनिट में कन्वर्ट करके
वो लगा करके आपका 1 से 2 मिनट के अंदर में आपका आंसर आ जाएगा। और 1/1 - r वाले फार्मूला के अगर आप लेते रहेंगे तो उसमें आपको काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है, और मैं समझता हूँ कि उससे आपके क्वेश्चन छूट जाएंगे। यह एक न्यूमेरिकल आपके सामने मैं ला रहा हूँ और आपका और अधिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने का प्रयास करूँगा। क्वेश्चन है जिसमें दिया हुआ है डेप्थ ऑफ द वर्किंग 200 मीटर। डी क्या है? डेप्थ 200 मीटर है। डेंसिटी 2.306 टन पर क्यूबिक मीटर। 1 क्यूबिक मीटर का वेट क्या है? 2.306 है। मीन्स वाई बराबर 2.306 टन पर मीटर दिया हुआ है। डी इतना दिया हुआ है। इसमें आपको सिर्फ देखते जाना है। वाई इक्वल टू 2.306 टन पर क्यूबिक मीटर। डी इक्वल टू 200 मीटर। 200 मीटर। विड्थ ऑफ द स्क्वायर शेप्ड पिलर बिटवीन द सेंटर टू बोर्ड या सेंटर टू सेंटर, सेंटर टू सेंटर पिलर का जो विड्थ दिया हुआ है 22.5 दिया हुआ है। अर्थात ये क्या चीज़ दिया हुआ है? ये बराबर दिया हुआ है a+b का होल स्क्वायर दे दिया है। विड्थ ऑफ द गैलरी 3 मीटर दिया हुआ है। विड्थ ऑफ द गैलरी 3 मीटर है। सो A विल बी इक्वल टू 22.5 माइनस, तब फिर आपको निकालना है स्ट्रेंथ ऑफ द पिलर, लोड एक्टिंग ऑन द पिलर, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। सबसे पहले इसमें स्ट्रेंथ को निकाला गया है। स्ट्रेंथ ऑफ द पिलर फार्मूला जो मैं बताया था कि 73 वाले लगाने से kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर में आता है। 73 इंटू W की पावर 0.46 अपान H की पावर 0.66। W क्या है? विड्थ ऑफ द पिलर है। विड्थ ऑफ द पिलर विड्थ ऑफ द पिलर होगा 22.5 में 3 को माइनस करना पड़ेगा। 22.5 माइनस 3 इट विल बी इक्वल टू 19.5। ये 19.5 हो जाएगा। तो विड्थ ऑफ द पिलर इक्वल टू 19.5 के बाद 0.46 अपान हाइट ऑफ द पिलर। हाइट ऑफ की पिलर क्या है? 3 है। 3 की पावर 0.66 हो जाएगा, और इस प्रकार से आपका 138.624 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाएगा। इसमें मुश्किल से सेकंड 3-4 सेकंड लगेंगे कैलकुलेटर के द्वारा। तो आपका पिलर का जो बचा हुआ पिलर है उसको निकाल लीजिए। सेंटर टू सेंटर पिलर में गैलरी का विड्थ क्या है? आपने माइनस कर दिया। 22.5 में 3 का माइनस किया तो 19.5 आ गया, जो पिलर का विड्थ आ गया है। पिलर का हाइट 3 मीटर दिया हुआ है। इस प्रकार से आपको जो स्ट्रेंथ ऑफ द पिलर, इस फार्मूला को लगाने से 73 का गुणा इसमें करेंगे तो ये kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर में आपका आ जाता है। नाउ लोड एक्टिंग ऑन द पिलर, इसको कैलकुलेट करने के लिए मैं पहले बताया था कि 1/1 - r इस फार्मूला का उपयोग नहीं करना है। आपको y इंटू डी जो यहाँ पर आया हुआ है, y इंटू डी इंटू सेंटर टू सेंटर पिलर का एरिया 22.5 है, ऑलरेडी दिया हुआ है, अपान एक्चुअल पिलर का एरिया 19.5 स्क्वायर दिया हुआ है स्क्वायर शेप्ड पिलर के लिए। तो इस प्रकार से y इंटू डी इंटू 22.5 के स्क्वायर अपान 19.5 के स्क्वायर। ठीक है, इसको लिखिए, ये बीच में इतना कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। इसको लिख करके जब इसका आप निकालेंगे तो ये आपका क्या है? अगर y टन में दिया हुआ है, इसमें किस में दिया हुआ है? टन पर क्यूबिक मीटर दिया हुआ है, तो ये आपका जो प्रेशर आ जाएगा टन पर स्क्वायर मीटर में आ जाएगा। सॉरी, कहाँ पर है ये इतने टन पर स्क्वायर मीटर में प्रेशर आ जाएगा। अब चूंकि ये प्रेशर टन पर स्क्वायर मीटर में है और स्ट्रेंथ ऑफ द पिलर kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर में है, तो हम इसको kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर कन्वर्ट करेंगे। kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर कन्वर्ट करने के लिए जो टन है 1000 kg 1 टन के होता है, तो हमने 1000 का गुणा कर दिया तो ये kg में आ गया। अब यहाँ मीटर स्क्वायर है तो 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है, तो 100 इंटू 100 का हमने गुणा कर दिया, तो इस प्रकार से ये kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर में आ गया। इस प्रकार से हमारा क्या है कि स्ट्रेंथ ऑफ द पिलर ये kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर में आ गया है, और
अपना वो लोड ऑन द पिलर वो भी क्या है केजी पर स्क्वायर सेंटीमीटर में आ गया है। तो इसलिए यहाँ आर कैसे लिखा, यहाँ एफ होना चाहिए, यहाँ पर पी होना चाहिए, ये पी है, इट इज आल्सो पी, इट इज आल्सो पी है, नो इट इज नॉट पी, इट इज आर, इट इज आल्सो आर, but it is P, it is P, it is P, it is P. Now factor of safety will be equal strength of the pillar of the load on the pillar. Strength of pillar हमने कैलकुलेट किया है 138.624 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर, और लोड ऑन द पिलर है वो 61.4 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर, जो टन पर स्क्वायर मीटर में था उसको हमने केजी में कन्वर्ट कर दिया है। और इस प्रकार से फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपका आ जाएगा 2.257। इस प्रॉब्लम से ये आपने देखा कि जो हमारा पिलर का स्ट्रेंथ आया था केजी पर स्क्वायर सेंटीमीटर में आया था, तो लोड एक्टिंग ऑन द पिलर उसको भी हमने कैसे केजी पर स्क्वायर सेंटीमीटर हमने करवाया, जो टन पर स्क्वायर मीटर में आया लोड आया था उसको हमने केजी पर स्क्वायर सेंटीमीटर कैसे कन्वर्ट कर लिया। तो इस प्रकार से एक यूनिट से दूसरी यूनिट हम कन्वर्ट कर लेते हैं। मैं ऑलरेडी एक जो अपना वीडियो बनाया था यूनिट कन्वर्जन का, उसमें मैंने डिटेल में एक प्रेशर को दूसरी प्रेशर में कैसे चेंज करते हैं मैं डिटेल में बताया था, और उसका इसी में उपयोग होना था जो अभी हम कर रहे हैं। तो एक यूनिट का दूसरी यूनिट में कन्वर्सन इसमें करना ज़रूरी हो जाता है। एक केजी पर स्क्वायर सेंटीमीटर में था, और ये जो हमारा लोड आया था टन पर स्क्वायर मीटर में, इसमें हमने कन्वर्ट कर लिया। नाउ ये आप लोगों के सामने दूसरा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है ए बोर्ड एंड पिलर पैनल विल बी डेवलप्ड विथ स्क्वायर शेप्ड पिलर ऑफ साइज 16 मीटर। मतलब कि जो एक्चुअल पिलर है उसका जो साइज है, जो विड्थ और लेंथ है 60 मीटर है, एंड ऑन स्टेशन रेशो ऑफ 36%, और जो स्टेशन रेशो है जो हम डेवलप करते हैं 36% है। विड्थ ऑफ द गैलरी इज इन मीटर, हमको गैलरी का विड्थ कैलकुलेट करना है। मान लेते हैं हम गैलरी का विड्थ क्या है 20 मीटर है, स्टेशन रेशो 36% दिया है, अर्थात 100 में 36 है तो एक में 36/100 हो जाएगा। 100 में 36 है तो एक में 36/100 हो जाएगा। अब इसमें हम देखते हैं कि जो हमारा सेंटर टू सेंटर पिलर अगर हम उसको हम भी मान लेते हैं, एक्चुअल पिलर की जो विड्थ है, विड्थ और लेंथ है दोनों में से एक हो, क्योंकि विड्थ और लेंथ दोनों बराबर होंगी, स्क्वायर शेप पिलर में 16 है, उसमें हम गैलरी का विड्थ जोड़ेंगे तो सेंटर टू सेंटर पिलर का लेंथ या विड्थ आ जाएगा। तो इस प्रकार से सेंटर टू सेंटर पिलर में के एरिया निकाल देंगे। एरिया में एक्चुअल पिलर के एरिया जब हम घटाएंगे तो ट्रिब्यूटरी एरिया आ जाएगा, जिससे हमने कोला निकाला है। तो इतने एरिया जो सेंटर पिलर का जो एरिया है, इतने एरिया में इतना कोला निकला है, तो इकाई यूनिट एरिया में कितना निकलेगा 16 प्लस बी का स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर अपॉन 16 प्लस बी का स्क्वायर। क्योंकि इतने एरिया में इतना कोला निकला है तो यूनिट एरिया में कितना निकलेगा इतने बटे इतने, ये यूनिट में निकला हुआ है और ये भी यूनिट का है। 100 स्क्वायर मीटर में 36 स्क्वायर मीटर का कोला निकलता है, तो एक स्क्वायर मीटर 36/100 हो जाएगा। तो ये भी एक स्क्वायर मीटर के लिए है और ये भी एक स्क्वायर मीटर के लिए है। मैं इसको यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ, आप लोग देखिएगा। 36%, इसका मतलब है कि 100 स्क्वायर मीटर 100 स्क्वायर मीटर में 36 स्क्वायर मीटर 100 स्क्वायर मीटर में 36 स्क्वायर मीटर कोला निकल रहा है। तो एक स्क्वायर मीटर में 36/100 हो जाएगा। एक स्क्वायर मीटर में 36/100 कोला निकलेगा। अब इस फार्मूले को देखिए, 16 प्लस बी स्क्वायर मीटर में 16 प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इतना कोला निकलता है। इसलिए यूनिट एरिया में 1 स्क्वायर मीटर में या यूनिट एरिया में बोलिए
यूनिट एरिया में 16 प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर अपॉन 16 प्लस बी का स्क्वायर, इतना कूलर निकलेगा। तो दोनों में सिमिलरिटी देख लीजिए, 100 स्क्वायर मीटर में 36 स्क्वायर मीटर कूलर निकलता था, तो 1 स्क्वायर मीटर में 36/100 कूलर निकलेगा। इसमें 16 प्लस बी स्क्वायर मीटर में 16 प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कूलर निकलता था, तो 1 स्क्वायर मीटर में यूनिट एरिया में 16 प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 16 प्लस बी का स्क्वायर, इतना कूलर मीटर निकला। और दोनों सेम है, क्योंकि यूनिट एरिया में इसमें भी कूलर निकल रहा है और यूनिट एरिया में इसमें भी कूलर निकल रहा है, इसलिए 36/100 36/100 विल बी इक्वल टू 16 प्लस बी का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर अपॉन 16 प्लस बी का स्क्वायर। ये दोनों कैसे आपस में बराबर हुए, ये मैंने बतलाया। 36% का मतलब है कि कोई भी चीज़ 100 में 36 अर्थात 100 स्क्वायर मीटर में 36 स्क्वायर मीटर का कूलर निकल रहा है, तो 1 स्क्वायर मीटर में 36/100 कूलर निकलेगा। उसी प्रकार से 16 प्लस बी स्क्वायर सेंटर पिलर का क्षेत्रफल है, एरिया है, उसमें इतना कूलर निकल रहा है 16 प्लस बी स्क्वायर माइनस इतना, इसलिए इकाई क्षेत्रफल में 1 स्क्वायर मीटर में इतने बटे इतना हो जाएगा। ये भी 1 स्क्वायर मीटर के लिए भी है, ये भी 1 स्क्वायर मीटर के लिए है, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अब इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं 36/100 इक्वल टू 16 प्लस बी का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर अपॉन 16 प्लस बी का स्क्वायर। जब हम करते हैं 16 प्लस बी का स्क्वायर 16 प्लस बी का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 16 अपॉन 16 प्लस बी का स्क्वायर आ जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे तो 1 के बराबर हो जाएगा। इसको हम काटेंगे 4 से, 4 36, 4 25 चौको 100 9/25 बराबर 1 माइनस 16 का स्क्वायर अपॉन 16 प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा। इसको जब हम इसको इधर लाएंगे, इसको इधर लेके जाएंगे, तो 16 स्क्वायर अपॉन 16 प्लस बी का स्क्वायर ये बराबर हो जाएगा 1 माइनस, इसको जब उधर ले जाएंगे 1 माइनस 9/25 के बराबर हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करें तो 16/25 आएगा। दोनों तरफ का हम क्या है स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो ये 16/16 प्लस बी का हो जाएगा। और इसका जब लेते हैं तो ये 16 का स्क्वायर रूट 4 आता है, 4 चौक 16 और 25 का 5 आता है, 55 इसलिए 4/5 हो जाएगा। और फिर बी का हमने कैलकुलेशन जब हम करते थे तो बी बराबर 4 मीटर के आ जाता है। इस प्रकार से इसको जब हमने हल किया तो बी बराबर 4 मीटर हमने कैलकुलेट कर लिया। इसमें जो मेन थ्योरी है कि 36% जब स्टूडेंट लोग या कैंडिडेट लोग एग्ज़ाम में बैठते हैं तो 36% का मतलब नहीं निकाल पाते, या जो स्टेशन रेशो है वो क्या है उसका एक्चुअली कॉन्सेप्ट नहीं उनके समझ में आता है। स्टेशनरी रेशो एक्चुअली में इकाई 1 स्क्वायर मीटर में कितना कोला निकल रहा है वो है, क्योंकि 16 प्लस बी स्क्वायर मीटर में 16 प्लस बी स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर कोला निकलता है, तो 1 स्क्वायर मीटर में इतने बटे इतना हो जाएगा। और इसका भी वही है, 100 स्क्वायर मीटर में 36 स्क्वायर मीटर कोला निकल रहा है, तो 1 स्क्वायर मीटर में 36/100 हो जाएगा। ये भी 1 स्क्वायर मीटर के लिए भी है, ये भी स्क्वायर मीटर, दोनों बराबर हो जाएंगे और इस प्रकार से सवाल को हल किया जाएगा। तो मैं समझता हूँ ये कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। चलिए, मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं, उनको बतलाते तो काफ़ी समय गुजर जाएगा। मेरे को ऐसा लग रहा है कि इसका दूसरा वीडियो मेरे को बनाना पड़ेगा। चलिए, एक सवाल मैं और हल करता हूँ। अभी तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, ये तो संभव नहीं है। एक वीडियो और लूँगा मैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी संबंधित। मैं इस सवाल को आप लोगों के सामने सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, इन ए बोर्ड एंड पिलर 6 स्क्वायर पिलर्स आर डेवलप्ड एज शोन इन द फिगर बिलो। 6 स्क्वायर पिलर है, स्क्वायर शेप्ड पिलर डेवलप किए गए हैं। इस पिलर जो ये पिलर है इसका जो लेंथ और विड्थ दोनों सेम है, 25 मीटर है, गैलरी का विड्थ 5 मीटर है, तो सेंटर टू सेंटर पिलर का जो हो जाएगा 25 + 5 30 मीटर हो जाएगा। विड्थ एंड लेंथ ऑफ द सेंटर टू सेंटर पिलर 25 + 5 30 मीटर हो जाएगा। विड्थ ऑफ द एक्चुअल पिलर, विड्थ एंड लेंथ ऑफ द एक्चुअल पिलर है 25 मीटर, ये 25 मीटर है, ये 25 मीटर है, तो ये भी 25 मीटर होगा, ये क्योंकि स्क्वायर शेप्ड पिलर है। तो जो एक्चुअल पिलर है उसका विड्थ और लेंथ